नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो वञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण में जो कि हम यहाँ पर वर्ण विचार देख रहे हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण विचार, वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर। यहाँ पर वर्ण शब्द का जो है उसका अर्थ होता है कि अक्षर, और इसी वर्णों के हिसाब से इसी वर्णों का विचार करना अर्थात वही वर्ण विचार है। और इस वर्ण विचार में हम देखे थे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखें तो वर्ण 2 प्रकार के वर्ण जो है वो 2 प्रकार के वर्ण में एक वर्ण है स्वर वर्ण, और दूसरा आगे जाकर हम देखें तो ये स्वर वर्ण, और यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी तरह कि व्यंजन वर्ण। ये जो है कि ये व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये 2 वर्ण जो हैं, इनमें सर्वप्रथम यहां पर हम अभी देख रहे हैं कि स्वर वर्ण जो है कि वो स्वर वर्ण कितने हैं, तो उसके बारे में यहां पर हम देखेंगे कि स्वरवर्ण जो है कि वो स्वरवर्ण हम लोग देखे थे कि स्वरवर्ण कितने हैं, तो स्वरवर्ण है 14। ये 14 जो है कि ये 14 स्वरवर्ण है, और इन्हीं 14 स्वरवर्णों को किस प्रकार, तो इन स्वरवर्णों को ऐसे सामने सामने लिखा गया है। आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये 2 जो है कि ये 2 सामने से लिखा गया है, अर्थात जिसमें और इनके सामने भी एक कुछ सांकेतिक ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे सांकेतिक जो दिया गया है वो उस सांकेतिक नाम को हमें याद रखना है। ये सांकेतिक नाम जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सांकेतिक नाम से ही हम आगे के सूत्र बनाएंगे। जो भी सूत्र हमें याद रखना है, जो भी नियम हमें याद रखना है, इस सांकेतिक से यहां पर देखना है। और वो सांकेतिक किस प्रकार का है, तो कुछ सांकेतिक ऐसे हैं कि जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में यहां पर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में कि ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या लिखा गया है, इसके सामने वर्ण, इसमें वर्ण दिखाई दे रहा है। नीचे कुछ 4 में जो है उसमें कार से दिखाई दे रहा है, इसमें कार लिखा गया है। ये क्या है, ये एक सांकेतिक जो है एक सांकेतिक वर्ड है, और इसी सांकेतिक वर्ड को, इसी सांकेतिक शब्द को हमें याद रखना है। अब वर्ण जब बोलेंगे, अब पहले हम क्या किए थे, वर्ण होता, वर्ण का अर्थ क्या किए थे, तो वर्ण का अर्थ था कि अक्षर, वर्ण का वहां पर अक्षर था। लेकिन अब थोड़ा सा वर्णों को अब चेंज करेंगे। यहां पर जब वर्ण बोलेंगे तब यहां पर 2 शब्द आएगा, यानी जिसका जोड़ी हो।
समान समान जो जोड़ी वाला हो, समान समान वर्ण वाला हो, समान अक्षर वाला जो हो, उसे वर्ण बोला जाता है। तो ये वर्ण जो है कि स्वर वर्ण में भी, स्वर में भी 5 वर्ण है। कौन से? तो प्रथम अक्षर उस वर्ण का नाम होगा। जब अ वर्ण बोला जाए तब क्या आएगा? अ और आ, ये दोनों जो है ये प्रथम वर्ण में है। अ और आ ये अवर्ण के स्वरूप में। ई और ई ये ई वर्ण है। उ और उ ये उ वर्ण है। रु और रु ये रु वर्ण वाला है। और रु और लु ये जो है कि ये रु वर्ण वाला है। अर्थात इन दोनों का ही जोड़ी है। अर्थात जोड़ी का मतलब होता है कि समानता, एक समान परस्पर दोनों समान अक्षर वाले जो हैं, तो जोड़ी यानी दो की जोड़ी। तो इन दो जोड़ी को इसे वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ण जो है कि ये वर्ण ऐसे 5 प्रकार के वर्ण है। स्वर में ऐसे 5 वर्ण है और 4 कार है। ये 4 कार जो सिंगल सिंगल यूज होता है, जिसे कोई इसके सामने कोई ह्रस्व नहीं है, जो सिंगल स्वरूप में है। अकेला हूं, और अकेला होने के कारण उसे कार के नाम से संबोधित किया जाता है। एकार, ऐकार, ओकार और औकार, ऐसे 4 कार मिलेगा आपको, यानी उसे कार के नाम से। और जब वर्ण बोलें, तो जब वर्ण बोलेंगे तब वहां पर क्या आएगा? जोड़ी आएगा। अवर्ण अर्थात अ और आ, यानी जब भी बोला जाए कि अवर्ण बोला जाए तब हम क्या समझेंगे कि अ और आ। ई वर्ण बोला जाए तो समझ लेना है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई। जब उ वर्ण बोला जाए तब हम यहां पर देखेंगे ह्रस्व उ और दीर्घ उ। जब रु वर्ण बोला जाए तब ह्रस्व रु और दीर्घल रु। और जब रु वर्ण बोला जाए तब ह्रस्व रु और दीर्घल रु। यानी वर्ण जब बोलेंगे तब ह्रस्व और दीर्घ दोनों आएगा। और जब कार का उच्चारण किया जाएगा, लेकिन आकार, ईकार, उकार ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आ के सामने एक वहां पर है ही। आ के सामने उसके ह्रस्व एक है, लेकिन जिसमें ह्रस्व नहीं है, तो ह्रस्व नहीं है ऐसे वर्ण कितने? जिसमें ह्रस्व न हो ऐसे वर्ण कितने हैं? तो ऐसे वर्ण आपको 4, ऐसे ह्रस्व न हो ऐसे 4 वर्ण आपको मिलेगा, यानी 4 अक्षर मिलेगा। यहां पर वर्ण का एक अर्थ क्या करना है? जिसमें ह्रस्व न हो ऐसे उसका 4 है, 4 अक्षर है। और वो 4 कौन से हैं? तो वो 4 ये 4 हैं कि वो ये 4 हैं, अर्थात एकार, ऐकार, ओकार और औकार। ऐसे 4 के स्वरूप में वहां पर दिया गया है कि वो 4 ऐसे वर्ण है। तो एकार, ऐकार, एकार, ऐकार, ओकार और औकार, जिसे हम कार के साथ में संबोधित करते हैं। दूसरा और एक चीज कि यहां पर अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर देखें तो इसमें क्या है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसके साथ में एकार, ऐकार, ओकार, औकार है, लेकिन एक साइड 5 क्यों लिखे और दूसरे साइड में 9 क्यों लिखे? तो ये स्वर को 2 विभाग से पहले भी विभाजित कर दिए। 2 विभाग से विभाजित किया गया। ये लेफ्ट साइड वाला जो है, ये इसे ह्रस्व स्वर बोला जाता है, और जो राइट साइड वाला है यहां से यहां तक, ये दीर्घ स्वर है। अब आपके सामने है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो टोटल स्वर, कुल स्वर माइनस ह्रस्व स्वर। तो कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या है 14, इनमें -5, अर्थात कितना मिलेगा? तो दीर्घ स्वर हुए 9, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 9। अब ह्रस्व स्वर का अर्थ क्या है? जिस स्वर के उच्चारण के लिए अल्प समय लगे उस स्वर को ह्रस्व स्वर बोला जाता है।
जिस स्वर की उच्चारण अल्प समय में हो, अर्थात बहुत ही कम समय में, या तो जिसके उच्चारण हम सहजता से कर सकते हैं, जिसको उच्चारण के लिए स्वर को खींचना ना पड़े, वैसे स्वर वह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का अर्थ है कि जिस स्वर का उच्चारण ह्रस्व से खींचना पड़े, ज्यादा उसे लंबा करना पड़े, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और ऐसे दीर्घ स्वर कितने हैं? तो ऐसे दीर्घ स्वर 9 है। यानी अ के लिए कुछ ज्यादा हम उसके भार नहीं देंगे। सामान्यतः देखा जाए कि जब कोई दीर्घ हो तो उसमें थोड़ा भार देकर बोलना पड़ता है। जैसे यहां पर मैं 2 शब्द लिखता हूं और ये 2 शब्द इस प्रकार से हैं। यहां पर अगर देखें तो मैं यहां पर 2 शब्द लिखूंगा और 2 शब्द में सर्वप्रथम एक शब्द यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखा गया? क्या लिखा गया इसमें? मुनि। सही है। चलिए दूसरा और एक मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखा गया? सही है। लेकिन सामान्य से हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? दोनों का एक समान ही उच्चारण कर देते हैं, नदी बोल देते हैं। नदी और मुनि बोलने में कोई ऐसा हमें डिफरेंस लग रहा है दोनों बोलने में? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना उच्चारण में। तो उच्चारण में कोई हमें ऐसे डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन उच्चारण में डिफरेंस करना है। उच्चारण में इसे अंतर लाना पड़ेगा। इन दोनों का उच्चारण में अंतर लाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक ह्रस्व है जबकि दूसरा दीर्घ है। तो ह्रस्व हमेशा कम समय में बोला जाएगा, मुनि। उसी प्रकार दूसरा शब्द मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखा गया? भानु। दूसरा शब्द मैं यहां पर लिखता हूं एक, क्या लिखा गया है? लेकिन हम क्या इसके उच्चारण जो है, उच्चारण में इसे ऐसे भारपूर्वक बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें बोलना चाहिए, यही सीखना है। यानी ह्रस्व में ज्यादा कुछ ऐसे भार नहीं लगता, ये सामान्य से हम उच्चारण कर देते हैं। यानी जिस स्वर का उच्चारण के लिए सामान्य से यानी अल्प समय लगे, अगर देखेंगे नदी यानी मुनि और नदी, अब दोनों ई में कौन सा ई में हम भारपूर्वक बोले, अर्थात कौन सा ई को हम खींचे, नदी वाला कि मुनि वाला? नदी वाला। क्यों? क्योंकि नदी में कौन सा ई है? दीर्घ ई है। नदी में कौन सा है? वो दीर्घ है। जबकि मुनि में कौन सा है? वो ह्रस्व वाला है। इसलिए उसका उच्चारण हमें, उसे उच्चारण हम सामान्यता से कर सकते हैं, सामान्य से कर सकते हैं। बंद कर दो। तो अर्थात जिसके उच्चारण हम सहजता स्वरूप में कम समय में, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय न लगे, कम समय लगे, जिस स्वर को खींचा न जाए, अर्थात उसे लंबा नहीं किया जाए, ऐसे स्वर जो है, इस प्रकार के स्वर को क्या कहा जाता है? ऐसे स्वर को ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और उसका ही विपरीत, उसका ही विपरीत क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिसे ह्रस्व से ज्यादा खींचकर बोलना पड़े, अर्थात ह्रस्व से जिसे थोड़ा सा लंबा यानी थोड़ा सा दीर्घ करना पड़े, उस स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसा आगे जाकर इसका मात्रा भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ह्रस्व की मात्रा 1 है जबकि दीर्घ की मात्रा 2 है। यानी 2 मात्रा मतलब उसको डबल कर दिया, 1 मात्रा और 2 मात्रा। मात्रा क्या है वो भी आगे जाकर हम देखेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। लेकिन यहां पर सामान्य से कि जिन स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में हम अल्प समय लें, जिसे खींचना ना पड़े,
तो ऐसे स्वर को जिस स्वर को दीर्घ न करना पड़े, इस प्रकार के स्वर को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जिस स्वर को बोलने के लिए थोड़ा सा खींचकर बोलने पड़े, यानी ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, उस स्वर को दीर्घ स्वर बोला जाता है। तो ऐसे ह्रस्व स्वर कितने? तो ऐसे ह्रस्व स्वर 5 है। दीर्घ स्वर कितने? तो दीर्घ स्वर इसमें 9 है। तो 9 और 5 इस प्रकार कितने? तो इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या कितने हैं? तो कुल स्वरों की संख्या इस प्रकार कितने होंगे? तो कुल स्वरों की संख्या होंगे 14। ऐसे 14 संख्या जो है वो कुल स्वरों की संख्या होगी 14। अब इन स्वरों में भी देखेंगे कि इनमें वर्ण कितने वर्ण है? तो 5 वर्ण। कौन कौन से? अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, लृ वर्ण, ऐसे 5 वर्ण है। जब वर्ण बोला जाए तब क्या आएगा? जब वर्ण बोला जाए तब उसके सामने ये जोड़ी अर्थात अ और आ, यानी जब वर्ण बोला जाए तब ये जोड़ी आएगा। और जब कार बोला जाए तब क्या आएगा? जब यहां पर कार बोला जाए तब वहां पर सिर्फ मात्र क्या आ जाएगा? कार बोले तो कार बोले तो सिर्फ सिंगल सिंगल, अर्थात एकार, उसमें क्या आएगा? सिर्फ ए। ऐकार, इसमें क्या आएगा? सिर्फ ऐ। ओकार, तो इसमें सिर्फ ओ। औकार, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ औ। जब कार बोला जाता है तो उसमें जोड़ी नहीं है, लेकिन जब वर्ण बोला जाए तब उसके साथ क्या करना है? उसके साथ जोड़ी लेना है। यानी अवर्ण, जैसे हम कहें कि क्लास 5 के विद्यार्थी आए, तो उसमें एक स्कूल है जिसमें मान लीजिए क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अब उन विद्यार्थियों में किसी एक ग्रुप को बुलाना है, किसी एक क्लास को बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या वहां पर क्या अनाउंस क्या करेंगे कि जिसको बुलाना है उसके नाम से हम बोलेंगे कि क्लास 5 वाले आ जाएं। तब वहां पर कौन से विद्यार्थी आएंगे? एकमात्र क्लास 5 वाला ही आएगा। उसी प्रकार जब वर्ण बोला जाए तो वर्ण एक सांकेतिक शब्द है, एक सांकेतिक वर्ड है, इससे ही समझना चाहिए। जब वर्ण बोला जाए तब उसके साथ जोड़ी होगी। कौन से? तो ऐसे वर्ण कितने हैं? तो ऐसे वर्ण 5 वर्ण है। अर्थात प्रथम नंबर अवर्ण, सेकंड नंबर ई वर्ण, तीसरे नंबर पर उ वर्ण, चौथा नंबर पर रु वर्ण और 5वां नंबर पर लृ वर्ण। ऐसे 5 वर्ण जब वर्ण बोला जाए तब उसका वहां पर जोड़ी लेना है। यह हमें खास याद रखना है, क्योंकि आगे की ही अभी हम व्याख्या करेंगे। और क्या है इन स्वरों में? इन स्वरों में अब इससे भी ज्यादा आगे हम जाएंगे। इन स्वरों में और क्या है? तो यहां पर सामने आपको दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट 4 जो है ना, लास्ट 4 स्वरों के लास्ट अंत में जो 4 यहां पर है, यानी वर्ण के बाद जिसमें वर्ण नहीं लिखा है, जिसमें कार लिखा गया है, ऐसे 4 स्वर, यानी कौन कौन से वो 4 स्वर है? ए, ऐ, ओ और औ। इन 4 स्वरों का भी एक नाम है, और वह नाम जो है वह आपके बाजू में लिखा है। क्या लिखा है यहां पर? संध्यक्षर। अर्थात ये जो है ना संध्यक्षर क्यों लिखा गया, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि ये संध्याक्षर क्यों लिखा है। तो एक संस्कृत में एक नियम है जिसमें इस प्रकार से लिखा होता है कि ये किससे बना है? संधि प्लस अक्षर, ये दोनों की संधि से ये नाम आया है, जिसका नाम है संध्याक्षर। अर्थात संधि से बना हुआ अक्षर। संध्याक्षर में क्या है? तो संध्याक्षर में जो है वह संधि प्लस अक्षर करेंगे तो संध्याक्षर शब्द बनेगा। अर्थात संधि से बना हुआ जो अक्षर है उस अक्षर को हम संध्याक्षर बोलते हैं। तो ऐसे संध्याक्षर कितने? तो आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि ऐसे संध्याक्षर कितने हैं? तो ऐसे संध्याक्षर 4 संध्याक्षर है।
कौन से? तो जो कार वाला जो है ये चार, अर्थात ये चार जो है इन चारों को संध्यक्षर बोला जाता है। अब प्रश्न आता है कि इन चारों को ही संध्यक्षर क्यों बोला गया है, बाकी के स्वरों को संध्यक्षर क्यों नहीं, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले से इतना अगर देख ले, जैसे वर्ण बोलें तो क्या आता है, जोड़ी आता है। इसी प्रकार संध्यक्षर बोले, संध्यक्षर एक सांकेतिक शब्द है, ऐसे संध्यक्षर बोलें तब क्या आएगा, तब ये चार या आएगा। अर्थात कौन कौन से, ए ओ ओ, ये चार जो है ए ऐ ओ और ओ, ये चार संध्यक्षर है। यानी संध्यक्षर के नाम से इन चार को हम जानेंगे। ये एक सांकेतिक वर्ड है, इसको भी हमें याद रखना है। अब प्रश्न आया कि संध्यक्षर यानी संधि से बना हुआ अक्षर, कौन सा संधि से बना हुआ अक्षर है, तो एक एक करके यहां पर देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कि ए की रचना कैसे हुआ है, ए कौन से संधि से बना हुआ है। तो यहां भी दो स्वर जो है कि दो स्वर परस्पर अगर मिल जाएं तब ए की रचना होती है। और वो दो स्वर कौन से हैं, तो वो दो स्वर यहां पर हम देखेंगे कि वो दो स्वर कौन सा है कि जिस कारण ए हुआ है। तो उसके लिए यहां पर हम देखेंगे ये कौन सा, तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसमें, अवर्ण और ई वर्ण। अभी अभी हम बात कर रहे थे अवर्ण प्लस ई वर्ण करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ए होगा। अवर्ण और ई वर्ण मिल जाए तो ए। तो अब इसी का मतलब यहां पर देखेंगे अवर्ण और ई वर्ण बराबर ए जो है वो किस प्रकार से है, अवर्ण और ई, अवर्ण और ऐसे ई वर्ण बराबर ए होता है। तो यहां पर हम देखेंगे जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि अवर्ण और ई वर्ण दोनों यहां पर करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो अवर्ण और ई वर्ण करेंगे तो वहां पर ए होगा। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि संध्यक्षर में यानी संधि से बनने वाले अक्षर को क्या कहते हैं, संध्यक्षर कहते हैं। और ऐसे ही संध्यक्षर कितने, ए ओ, ये चार जो है। अब ये चार जो है कि इसमें इसको संध्यक्षर क्यों कहा गया है, तो पहले ही बोला कि संधि से बनने वाला अक्षर है इसीलिए इसको संध्यक्षर कहा गया है। तो कौन से, तो अवर्ण प्लस ई वर्ण। अब जब अवर्ण बोले थे तो आपको याद है कि अवर्ण में कौन कौन से अक्षर आता है, अ और आ, सही है। ई वर्ण बोले तो हाँ, ह्रस्व और दीर्घई। यानी ए बनने के लिए कारण कितना, तो ए बनने के लिए कारण चार कारण है। कौन से चार कारण, तो यहां पर कारण नंबर एक अ प्लस ई, ये देखिए अवर्ण और ई वर्ण है कि नहीं, है ना, अवर्ण और ई वर्ण है। तो ये दोनों परस्पर मिल जाएं तो फिर किसकी रचना होगी, ए की रचना। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे अ और दीर्घ ई, ये दोनों भी अवर्ण है कि नहीं, है। तो ये दोनों भी अवर्ण है तो भी क्या बनेगी, तो भी ए बनेगा कि नहीं, ए बनेगा। दो हुआ। सिचुएशन नंबर 3, कारण नंबर 3 में देखिए आ और ह्रस्व ई, ये दोनों भी अवर्ण और ई वर्ण है कि नहीं, है। ये भी अवर्ण और ई वर्ण है। तो इससे भी क्या बनता है, ए बनता है। नियम नंबर 4 कौन से, तो अवर्ण और ई वर्ण, देखिए आ और दीर्घ ई, तो भी क्या बनता है, ए बनता है कि नहीं, ए बनता है। यानी ए बनने के लिए कितने कारण हुआ, चार कारण। ए बनने के लिए कितना कारण, तो ए बनने के लिए चार कारण हुआ यहां पर।
तो इन चार कारणों से, यानी ये दोनों स्वर की मिलन से, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है कि जोड़न, संधि का अर्थ होता है परस्पर मिलना, और परस्पर मिलने के बाद जिसमें विकार उत्पन्न हो, अर्थात विकार का मतलब जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप से कहीं और कोई स्वरूप में वो परिवर्तित हो जाए, उसी का नाम विकार है। जिस विकार से, यानी जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। तो एक ही रचना किससे हुई? तो एक ही रचना जो है संधि से हुई है। अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर ए होता है। लेकिन उसमें भी एक जरूर एक बात याद रखना, इसको चेंज नहीं कर देना। जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं करना है, यानी पीछे वाला आगे नहीं ले इधर लाना है और आगे वाला पीछे नहीं ले जाना है। अर्थात यही है कि अवर्ण के स्थान पर ही रखना है, उसको ई वर्ण के स्थान पर नहीं ले जाना है, और ई वर्ण को ई वर्ण के स्थान पर ही रखना है, उसे अवर्ण के स्थान में नहीं ले जाना है। यानी सर्वप्रथम मैं क्या बोला था? अवर्ण, और उसके बाद क्या होना चाहिए? ई वर्ण होना चाहिए। अवर्ण के बाद ई वर्ण होना चाहिए, तभी ये होता है। अगर इस सिचुएशन को बदला जाए तो, अर्थात पहले ई वर्ण हो उसके बाद अवर्ण हो, तो ए नहीं होता है। संधि होती है लेकिन ए नहीं बनेगा वहां पर। क्या संधि होगी वहां पर? तो जो संधि होती है वो आगे जाकर हम देखेंगे, तब ई वर्ण का य हो जाता है। क्या हो जाता है? य हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि पहले अवर्ण होना होगा और उसके बाद ही अगर ई वर्ण होगा तभी संधि, तभी ये ए बनेगा, बाकी ए नहीं बनता है। तो ए के लिए तो हम तो देख लिए कि ये एक संध्याक्षर है। अब दूसरा संध्याक्षर यहां पर ध्यान देंगे कि दूसरा संध्याक्षर कौन सा है, तो दूसरा संध्याक्षर यहां पर देंगे तो वो है ऐ। तो ऐ कैसे बना? तो ऐ कैसे बना आज प्रश्न लास्ट में पूछा जाएगा, सभी को चांस दिया जाएगा। अभी आप लिख कर रखे हैं प्रश्न। अब जो है कि ऐ कैसे बना, उसके बाद ही मैं तुरंत प्रश्न लेता हूं। तो ऐ कैसे बना? तो ऐ बनने के लिए ऐ क्या ये भी एक संध्याक्षर है? तो क्या हाँ, ये भी संध्याक्षर है। किससे बना है? तो ऐ जो बनना है, ऐ बनने के लिए कारण यही है, अवर्ण और ए या ऐ ये दोनों मिलकर ऐ होता है। क्या होता है? अवर्ण, अर्थात यहां पर मैं देखूंगा क्या लिखूंगा, अवर्ण प्लस ए या तो फिर ऐ, ये दोनों मिलकर परस्पर मिलकर क्या बनेगा? एक ऐ बन जाएगा। जैसे कि यहां पर मैं देखूंगा, यहां पर आपके सामने है कि ऐ कैसे बना है। तो देखिए, अवर्ण अ और ए ये दोनों मिला क्या बना यहां पर? ऐ। आ और ए ये दोनों मिला क्या बना यहां पर? ऐ। या तो फिर अ और ऐ ये दोनों मिला क्या बना यहां पर? ऐ। या तो फिर आ और ऐ तो भी क्या बना? ऐ। यानी अवर्ण के बाद ए हो तो भी ऐ बनता है, अवर्ण के बाद ऐ हो तो भी ऐ बनता है। ये दोनों देखें। अब उसी प्रकार से आपको नीचे भी दिया गया है, ओ और ओ के लिए क्या है? अवर्ण प्लस उ वर्ण बराबर ओ, और अवर्ण और ओ या तो ओ ये दोनों मिलकर ओ होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा यहां पर प्रकाश डालेंगे, और किस प्रकार से बनता है वो भी यहां पर देखेंगे। लेकिन सामान्यतः से इतना कि संध्याक्षर जो है, संध्याक्षर वो चार है, क्योंकि ये चारों चार संधि से बना हुआ अक्षर है, और संधि से बना हुआ अक्षर होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? इसे संध्याक्षर कहा गया है। संधि से बना हुआ है इसलिए संध्याक्षर। चलिए, जिसका भी प्रश्न हो वह हैंड राइजिंग करते जाएं, और एक एक करके यहां पर सभी प्रश्नों का जवाब ले लेंगे। जब तक जिसे बोला नहीं जाए वो अनम्यूट ना करें, जिसका नाम बोला जाए वहीं अनम्यूट कीजिएगा। अगर सारे के सारे एक साथ अनम्यूट कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा?
तो फिर आवाजों का इसका आवाज इसके पास, इसके आवाज इसके पास, इसके आवाज इसके पास, यानी सभी का आवाज एक तरह से। और एक बात जो कि है कि सभी को अपना रोल नंबर के साथ ही एंट्री करना है। जब भी आप एंट्री करें तो एंट्री करते समय वहां जैसे आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर नाम आदि, तो नाम के सामने जो है कि अपना रोल नंबर जो आपको दिया गया है वो रोल नंबर लिखे। किसी का A1 है, किसी का A2 है, किसी का A15 है, किसी का A55 है, तो पहले A55 और उसके बाद अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो लिखिए, ना लिखे तो कम से कम ये तो कंपलसरी है कि आपको रोल नंबर डालकर ही यहां पर आइएगा। यही एक कारण है क्योंकि हम लोग के अटेंडेंस भी यहां पर लगाना होता है, तो अटेंडेंस भी उसी से हमें पता चलेगा कि कौन हाजिर है कौन हाजिर नहीं है। तो हर कोई जो है वह अब जब भी एंट्री ले वो क्या क्या रोल नंबर के साथ यहां पर एंट्री लेना है। हाँ चलिए एक एक करके बोलिए, कौन है प्रथम नंबर? A20 कौन है? हाँ A20, हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रणाम, आपका क्या प्रश्न है? आ प्लस ई तो भी ए होगा, क्योंकि वहां पर हम क्या बोलें ए बनने के लिए? अवर्ण प्लस ई वर्ण। अब अवर्ण जब बोलेंगे तब क्या अ ही आता है कि आ भी आता है? आ भी आता है ना, तो यानी अवर्ण का एक पार्ट हो गया। या अवर्ण बोलने से यानी अवर्ण में से दो में से कोई एक अ भी हो सकता है आ भी हो सकता है। तो इसमें आ जो है वो अवर्ण है कि नहीं है? और उसके बाद क्या आना चाहिए? ई वर्ण। तो ई वर्ण जब बोले तो तब भी दो अक्षर आता है, कौन सा? ह्रस्वई या तो दीर्घई। कोई भी ये आए तो देखिए आ प्लस ह्रस्व ई करेंगे तो ये भी अवर्ण और ई वर्ण है कि नहीं? हाँ, तो अवर्ण और ई वर्ण है। आई नहीं होता है, वहां पर दोनों की संधि होता है, और संधि का ही अभी हम व्याख्या किए। संधि का मतलब इन दोनों स्वर या व्यंजन जो मिलकर एक विकार उत्पन्न होता है उसी का नाम संधि है। ये दोनों मिला और दोनों मिलकर एक विकार, एक नया स्वरूप लिया। क्या लिया? वो स्वरूप ए बन गया, वही तो ये संधि है। ओके ओके ठीक है। ओके चलिए उसके बाद ए कितना है? A7 निमी 7। પ્રણામ ગુરુજી। हाँ जी प्रणाम। ગુરુજી એવું પૂછવું હતું કે સંધ્યક્ષર છે કે સંધ્યાક્ષર છે? नहीं, એક્ઝેક્ટ વર્ડ શું છે? संध्यक्षर, संधि प्लस अक्षर। स्क्रीन पर हाँ यहाँ संधि प्लस अक्षर इति संध्याक्षर। हाँ इसको सुधार देना है। हाँ अगर कहीं कहीं है वहां पर जो मिस प्रिंटिंग है कि उसको संध्याक्षर नहीं करना है, संध्याक्षर। हाँ उसका सुधार देना। धन्यवाद। आपकी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा वहां पर नहीं आएगा। हाँ जी उसको सुधार देना है, બીજો संध्याक्षर कर। ક્વેશ્ચન હા સમજાઈ ગયું છે। બીજો અક્ષર સોરી બીજો પ્રશ્ન એ છે કે બે વર્ણ મળવાથી એક નવો કાર એટલે કે એ બનાવવા માટે આ ચાર રીતે બની શકે, એ તો સમજાઈ ગયું। હવે દીર્ઘ એ સોરી નોટ દીર્ઘ એ અઈ જે બોલીએ છે આપણે आई हाँ હા એમાં આ જે થર્ડ વાળું છે ને અ માં દીર્ઘ અ પ્લસ અઈ તો પણ અઈ થાય અને આ પ્લસ અઈ કરીએ તો પણ અઈ થાય। એટલે અઈ બનવા માટે એની અંદર ચાર સિચ્યુએશન છે। इसमें चार सिचुएशन है। पहले तो अ और ए दोनों मिलेगा तो भी यही होगा, आ और ए ये दोनों मिल जाएं तो भी यही होता है, और उसके बाद भी कभी अ के साथ ऐ आए तो भी यही होता है, और आ के साथ ऐ आए तो भी दोनों मिलकर यही ही होता है। बाय रूल ये रूल ऐसे ही है कि अवर्ण के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ होता है, ये रूल है। क्योंकि आई तो है ही नहीं तो वो बनाने आई के तो लिए ही लगा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। देखिए ऐ वाला कोई अक्षर आ जाए जिसे ऐरावत, तो वो कैसे आया? ऐ से आया ना, ऐरावत। अब उसके पहले कोई ऐसे यहां पर एक संधि का यहां पर मैं लिखता हूं कि
यहां पर मान लीजिए जिसके आगे अ है, तो गज और उसके बाद आया ऐरावत। ये दोनों की संधि जब होगी, अ वर्ण का यहां पर अ है कि नहीं, गज में अ है और उसके बाद ऐ है, तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तब दोनों मिलकर बन जाएगा गजई रावत। तो क्या हुआ यहां पर अ और ऐ दोनों मिलकर ऐ हुआ कि नहीं,